नमस्कार, हिमाचल प्रदेश करंट अफेयर बूस्टर में आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश के न्यूज़पेपर से जो क्वेश्चन बने थे 2-3 दिनों में, उन सभी को हम डिस्कस करेंगे। करंट अफेयर बूस्टर का ये हमारा तीसरा सेशन है। इस वीडियो का पीडीएफ फाइल और अदर वीडियो का जितनी भी वीडियोज़ हैं उन सभी का पीडीएफ फाइल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। चलिए डिस्कस करते हैं आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली श्रीखंड यात्रा इज स्टॉप्ड। श्रीखंड पीक इज सिचुएटेड इन। तो देखो अभी हाल ही में श्रीखंड यात्रा को रोका गया है। ये जो श्रीखंड चोटी है ये कहाँ पर स्थित है? वैसे तो मैक्सिमम लोगों को पता होगा, परंतु कंफ्यूजन जो क्रिएट होगा वो किन्नौर और कुल्लू में क्रिएट होगा। ये कहाँ पर है? ये कुल्लू में स्थित है, याद रखिएगा। ऑप्शन सी सही आंसर है। अब देखो श्रीखंड चोटी जो है वो कुल्लू में स्थित है। इसकी हाइट भी आपसे एग्जाम में पूछी जाती है और आई थिंक एक आधी बार पूछी भी जा चुकी है श्रीखंड पीक की हाइट। तो श्रीखंड पीक की जो हाइट है वो है 5182 मीटर। इसकी हाइट आप याद रखिएगा। डिस्ट्रिक्ट कुल्लू की कुछ और इंपॉर्टेंट पीक्स हैं जिनको एक बार हम रिवाइज करेंगे। तो देखो यहाँ पर एक आप नज़र डाल लीजिए। एक तो साचा पीक है, ये साचा पीक कुल्लू में स्थित है। इसकी हाइट 3540 मीटर है। दूसरी है पतालसू पीक, पिन पार्वती पीक, इंद्र किला, श्रीखंड पीक, सित्तीधार, उमाशिला, मावा कुनिंदो और सोलंग पीक, दियो टिब्बा, दिब्बी बुकरी पिरामिड। ये सब कहाँ पर है? ये कुल्लू में स्थित है। इनको देखो याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको एक दो बार इन चीज़ों को पढ़िए, फिर आपको देखो माइंड में बैठ जाएंगी चीज़ें। जब भी एग्ज़ाम होगा तो एकदम से ये चीज़ें स्ट्राइक हो जाती हैं। तो ये सब बेसिक आप याद रखिएगा कुल्लू के पिक्स के बारे में। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रिसेंटली शूलिनी मेला स्टार्ट इन। तो अभी हाल ही में शूलिनी मेला कहाँ शुरू हुआ है? देखो शूलिनी मेला सोलन में होता है, आपको पता है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। शूलिनी माता का मंदिर भी है, वो भी सोलन में ही स्थित है। देखो एक और बात आप यहाँ से याद रखिएगा कि जून के महीने में शूलिनी मेला लगता है। अगर पूछ लिया जाए कि शूलिनी मेला कब लगता है तो जून के महीने में ये लगता है। तो बात सोलन डिस्ट्रिक्ट की हुई है। सोलन डिस्ट्रिक्ट के बारे में आप याद रखिए कि पहला इंडस्ट्रियल एस्टेट जो था सोलन में एस्टेब्लाइज हुआ था 1961-62 में। सेकंड इंडस्ट्रियल एस्टेट जो था वो 1964-65 में एस्टेब्लाइज हुआ था और ये बरोटी वाला में एस्टेब्लाइज हुआ था। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि बरोटी वाला इंडस्ट्रियल एरिया जो है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में स्थित है? तो ये डिस्ट्रिक्ट सोलन में स्थित है। परमाणु को जो था वो डिक्लेयर किया गया था इंडस्ट्रियल एरिया 1975 में। सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो था वो 1905 में कसौली में स्थापित किया गया था। चाइल्ड क्रिकेट ग्राउंड जो है वो 1893 में बना था। बाकी बेसिक सा क्वेश्चन है, डॉक्टर वाई एस परमार यूनिवर्सिटी। तो डॉक्टर वाई एस परमार बागवानी और वानिकी विश्वविद्यालय जो है इसकी स्थापना 1985 में हुई थी। सनावर लॉरेंस स्कूल जो है इसकी स्थापना 1847 में की गई थी सर हेनरी लॉरेंस के द्वारा। तो ये बेसिक से क्वेश्चन है, ये आपको याद रखने हैं। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट पैराग्लाइडिंग टूर्नामेंट इन बीड बिलिंग टुक प्लेस इन। तो बीड बिलिंग में पहला पैराग्लाइडिंग वर्ल्ड कप कब हुआ था? देखो बीड बिलिंग जो था वो खबरों में चला हुआ था किसी कारणवश, ठीक है। तो इसमें पहला टूर्नामेंट जो हुआ था वो 2015 में हुआ था। ऑप्शन बी सही आंसर है। देखो कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि इंडिया का पहला पैराग्लाइडिंग जो टूर्नामेंट था वो कहाँ पर हुआ था। तो इंडिया का पहला पैराग्लाइडिंग टूर्नामेंट जो था वो बीड बिलिंग में ही हुआ था। वर्ल्ड का जो टूर्नामेंट है और इसको होस्ट करने का मौका हिमाचल को मिला था। और जब ये टूर्नामेंट हुआ था तो उस समय इसका जो मैस्कट था वो था स्नो लेपर्ड। ये भी आप याद रखिए। अगर आप बीड बिलिंग में पैराग्लाइडिंग की बात करेंगे तो यहाँ पर पहली बार ये जो हैंग ग्लाइडिंग होती थी और पैराग्लाइडिंग होती है, इसके लिए इसको आइडेंटिफाई किया गया था 1978 में। कोई दिल्ली के थे मिस दीपक महाजन, तो इनके द्वारा किया गया था। और उसके बाद 1984 में इसको जो था वो इंटरनेशनल रिकॉग्नाइजेशन दी गई। तो ये दो क्वेश्चन तो ये हो गए और तीसरा क्वेश्चन ये हो गया। तो इन तीन क्वेश्चन को आप याद रखिएगा। हाँ, मैस्कट इसका याद रखिएगा, हो सकता है पूछ ले जाए, क्योंकि पब्लिक सर्विस कमीशन कई बार क्या करता है, कई बार रिपीटेड क्वेश्चंस पूछ लेता है ना। कई बार 2014, 2015, 2016 इस तरह के पुराने क्वेश्चंस कई बार पूछ ले जाते हैं, तो हो सकता है इस क्वेश्चन को पूछ ले जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद द कोलैबोरेशन ऑफ विच कंट्री एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट इज रन इन बलहा वैली। तो बलहा घाटी में किस देश की सहायता से कृषि परियोजना चलाई जा रही है? देखो बलहा घाटी की बात आई थी, अखबार में पढ़ा होगा आपने भी। क्यों आई थी वो इम्पोर्टेंट नहीं है, अब यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है वो इम्पोर्टेंट है। तो ये जो चलाई जा रही है ये चलाई जा रही है जर्मनी की सहायता से। ऑप्शन ए सही आंसर है। देखो ये जो बलहा घाटी है
ये खबरों में थी, मैंने आपको बताया खबरों में थी, जो था 1962 में। 1962 में जो था भारत जर्मन कृषि परियोजना लॉन्च की गई थी, ये आप याद रखेगा। इस योजना का एम क्या था? देखो, इस एम योजना का जो एम था वो था कि अर्थव्यवस्था को बूस्ट किया जाए। बूस्ट कैसे किया जाएगा? पशुपालन से, सब्जी उत्पादन से, मुर्गी पालन से, इन सब से जो है वो अर्थव्यवस्था को बूस्ट किया जाए। तो ये भारत और जर्मन की कृषि परियोजना 1962 में जो था वो चली थी। अब देखो, बलहा घाटी मंडी में स्थित है, ये आपको पता है। इस घाटी को जो है वो सुंदर घाटी, सुंदर नगर घाटी के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इमला बिमला घाटी कहाँ पर स्थित है, तो इमला बिमला घाटी जो है वो कहाँ पर है? वो भी मंडी में ही स्थित है। देखो, यहाँ से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। प्रीवियस ईयर पूछा गया था एचएस में। यहाँ पर है कि मैच, आपको ये दो लिस्टें दी गई हैं, इनको करना है। हिंदी और इंग्लिश में क्वेश्चन दिया गया है। लिस्ट 1 में क्यारदादून वैली है, बलहा वैली है और कांगड़ा वैली है और बड़ा बंगाल वैली है। देखो, ये क्यारदादून वैली कहाँ पर स्थित है? ये क्यारदादून वैली जो है ये सिरमौर में स्थित है, बलहा वैली मंडी में स्थित है, कांगड़ा वैली कांगड़ा में स्थित है। और अगर आप क्यारदादून वैली देखेंगे तो देखो, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि मंडी में कौन कौन सी रेंजेस हैं, सिरमौर में कौन कौन सी रेंजेस हैं। सिरमौर में मारकंडा रेंज है, दराती रेंज है। तो ऑप्शन पहला, जो लिस्ट का पहला है, उसको आप किसके साथ मैच कीजिए? बी के साथ मैच कीजिए। तो ऑप्शन ए और बी आपके पास बचती है। उसके बाद बलहा वैली आपको पता है मंडी में स्थित है। तो बलहा वैली जब मंडी में स्थित है तो इसको आप किसके साथ मैच करेंगे? चलो, हो सकता है कि आपको यहाँ से थोड़ा सा ना क्लियर हो। नेक्स्ट हम मूव करेंगे, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। अब कांगड़ा वैली की बात करें तो कांगड़ा वैली जो है वो किसके बीच में है? ये शिवालिक और धौलाधार के बीच में है। तो तीसरा जो है उसका ए करेंगे। तो देखो, यहाँ पर ए और बी ऑप्शन तो आप बिल्कुल लॉक कर दीजिए कि इन दो में से ही एक होगा। बड़ा बंगाल का आपको पॉइंट कहीं स्थित है, तो ये स्थित होगी धौलाधार और पीर पंजाल के बीच में। तो फोर्थ जो है उसका डी होगा। तो मतलब आपका क्या हुआ? ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। अब ये बलहा वैली जो है ये कौन सी? शिमला का जो रिज है वहाँ से लेकर जो शिवालिक हिल्स हैं उसके बीच में ये आती हैं। कहीं से दिखाई भी देती हैं शिमला हिल्स से, कहीं सुना था कभी कि यहाँ से बलहा वैली दिखाई देती है। तो ये आप याद रखिएगा इसके बारे में। ये देखो, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, आप अपने हिसाब से इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। काफ़ी हेल्प प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच एरिया इज टारगेटेड टू ब्रिंग अंडर एंटी हेल नेट्स ड्यूरिंग द ईयर 2019-20? देखो, ये जो ओला रोधक जालियां होती हैं इनके तहत क्या लक्ष्य रखा गया है कि कितने लाख वर्ग मीटर क्षेत्रफल को जो है 2019-20 में इसके अंतर्गत लाया जाएगा। अब ये क्वेश्चन किस तरह का क्वेश्चन है? देखो, एंटी हेल नेट्स की बात हो रही थी न्यूज़पेपर में। मैं आपको दिखाऊंगा कि एंटी हेल नेट्स होते कैसे हैं। मैक्सिमम लोगों ने नहीं देखे होंगे एंटी हेल नेट्स, परंतु उससे पहले इसकी बात कर लेते हैं। देखो, ये जो एंटी हेल नेट्स होते हैं इनके ऊपर ये दायरा रखा गया है कि 2019-20 में जो है वो 3,01,47 मैट्रिक टन जो है, ये क्वेश्चन सही है इसका, ऑप्शन ए। 3,01,047 स्क्वायर मैट्रिक मीटर क्षेत्र जो है इसके अंतर्गत लाने का टारगेट रखा गया है। अब ये जो एंटी हेल नेट्स हैं इसके तहत सब्सिडी भी दी जाती है अगर आपने घर में लगवाने हो। पहले ये सब्सिडी दी जाती थी 50%, परंतु अभी इसको 50 से बढ़ाकर 80% कर दिया गया है। ये सब्सिडी याद रखेगा। ये एरिया आप याद रखिएगा कि कितना एरिया टारगेटेड है इसके तहत लाने के लिए। एरिया आप क्यों याद रखेंगे? क्योंकि देखो, पब्लिक सर्विस कमीशन 4-5 क्वेश्चन या इससे ज़्यादा क्वेश्चन इस तरह से जरूर पूछता है जिसमें बच्चों को फंसाया जाता है। इन क्वेश्चंस को हम एक्सपेक्ट नहीं करते, परंतु ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो ये एरिया आप याद रखिएगा 3,01,047 स्क्वायर मीटर। अच्छा, ये तो बात होगी इसकी। अब मैंने आपको कहा कि मैं आपको एंटी हेल नेट्स बताऊंगा। अब देखो, यहाँ पर आप एक नज़र डालो, ये एंटी हेल नेट है। ये एंटी हेल नेट देखो, पौधे नीचे पौधे दिखाई देंगे आपको, ऊपर एंटी हेल नेट से कवर किया गया है। ये ओलों से जो है वो पौधों की रक्षा करते हैं। तो इस तरह के एंटी हेल नेट होते हैं। इनके ऊपर 80% सब्सिडी जो है वो दी जाती है। पहले 50% सब्सिडी दी जाती थी। इमेज से ज़्यादा क्लियर हो गया होगा आप लोगों को कि किस तरह के होते हैं ये एंटी हेल नेट। अच्छा, अब यहाँ से मुझे आप एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बताइए। बस आपके रिवीजन के लिए ये क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश में जो है वो कितना हेक्टेयर का क्षेत्र चाय की खेती के अधीन आता है। इस क्वेश्चन को कमेंट करके बता दीजिए जिन लोगों को आता है, और जिन लोगों को नहीं आता है वो कमेंट पढ़ के अपना रिवाइज कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मच सब्सिडी गिवन टू स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर अंडर प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना पर ड्रॉप मोर क्रॉप?
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना प्रति बूंद अधिक उत्पादन योजना के तहत लघु एवं सीमांत किसानों को कितना अनुदान दिया जाता है? देखो, ये जो पर ड्रॉप मोर क्रॉप योजना है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत आता है ये। इसमें जो अनुदान दिया जाता है वो है 80% का अनुदान। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। देखो, 80% का अनुदान तो दिया जाता है। इसमें जो है वो 55% पैसा जो है वो कौन देगा? वो देगी सेंट्रल गवर्नमेंट, और 25% पैसा कौन देगा? वो देगी स्टेट गवर्नमेंट। तो ये आप याद रखिए। और हम जो बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स के लिए। अगर आप बात करेंगे बड़े किसानों की, अगर आप बात करेंगे बिग फार्मर्स की बात, तो बड़े किसानों को जो है यहाँ पर दिया जाता है 45% अनुदान। ये आप दो चीज़ें याद रखिएगा कि स्मॉल और मार्जिनल फार्मर को कितना दिया जाता है, बिग फार्मर को कितना अनुदान दिया जाता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, यहाँ पर हमने 3 टर्म इस्तेमाल की, एक स्मॉल फार्मर, एक मार्जिनल फार्मर और एक बिग फार्मर। तो आपको पता होना चाहिए कि स्मॉल फार्मर किसे कहते हैं, मार्जिनल फार्मर किसे कहते हैं और बिग फार्मर किसे कहते हैं। देखो, ये जो मार्जिनल फार्मर होते हैं, स्मॉल फार्मर होते हैं, ये देखो इस कॉन्सेप्ट को आप यहाँ पर समझिए। देखिए, जिन किसानों के पास 1 हेक्टेयर से कम की लैंड होल्डिंग है वो मार्जिनल फार्मर आते हैं। जिनके पास 1 से 2 हेक्टेयर की है वो स्मॉल आते हैं। 2 से 4 के बीच सेमी मीडियम आते हैं। 4 से लेकर 10 के बीच मीडियम आते हैं। और 10 से ऊपर जो होते हैं वो लार्ज फार्मर उनको कहते हैं। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आप यहाँ से समझिएगा। हो सकता है एग्जाम में पूछ ले जाए कि स्मॉल फार्मर कौन से होते हैं, मीडियम फार्मर कौन से होते हैं, सेमी मीडियम कौन से होते हैं, मार्जिनल कौन से होते हैं। उसको आप याद रखिएगा। बेसिक क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल की हिंदी के बाद दूसरी राजभाषा है। तो हिमाचल की जो हिंदी के बाद दूसरी राजभाषा है। देखो, इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन इंस्टाग्राम पर मैं पोस्ट करता रहता हूँ, क्योंकि इंस्टाग्राम पर छोटे क्वेश्चन पोस्ट होते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन हम इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर देते हैं, तो इसलिए आप इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो देखो, इस क्वेश्चन का संस्कृत सही आंसर है। संस्कृत जो है हिमाचल की दूसरी राजभाषा कहलाई जाती है। हिंदी के बाद इसको दूसरी राजभाषा का दर्जा दिया गया है। अब बात लैंग्वेजेस की हुई है। देखो, पॉलिटी का ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है लैंग्वेजेस के बारे में। देखो, ये जो लैंग्वेजेस हैं ये हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 8th शेड्यूल में आती हैं। 8th शेड्यूल में ये लैंग्वेजेस आती हैं। अगर हम बात करें कि हमारे पास कितनी लैंग्वेजेस को जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा रिकॉग्नाइजेशन दी गई है, तो 22 लैंग्वेजेस को जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा रिकॉग्नाइजेशन दी गई है। इनिशियली जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो उस टाइम 14 थी, 14 थी, परंतु उसके बाद बढ़ाकर इनको 22 कर दिया गया। तो ये तो आप लैंग्वेजेस के बारे में याद रखिए। एक और क्वेश्चन बनता है कि इंडिया में टोटल नंबर ऑफ क्लासिकल लैंग्वेजेस कितनी है। तो इंडिया में टोटल नंबर जो है वो 6 हैं क्लासिकल लैंग्वेजेस के। इनके नाम भी आपको याद रखने हैं, कौन कौन से हैं। तमिल आ गया, संस्कृत आ गया, कनाडा आ गया, तेलुगु आ गया, मलयालम आ गया और उड़िया आ गया। तो ये 6 नाम आप याद रखिएगा। एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ। तमिल आ गया, संस्कृत आ गया, कनाडा आ गया, तेलुगु आ गया, मलयालम आ गया और उड़िया आ गया। ये 6 क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं और 22 जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड है और 8th शेड्यूल में लैंग्वेजेस आती हैं। अब एंटी डिफेक्शन जो है वो कौन से कॉन्स्टिट्यूशन में आता है, ये कमेंट करके जल्दी से बता दीजिए। अब देखो, अभी हम बात कर लेते हैं इंटरनेशनल योगा डे की। ये योगा डे जो है कब मनाया जाता है? 21 जून को ये योगा डे मनाया जाता है। इसका सबसे पहली बार प्रपोजल जो था वो किसके द्वारा? प्राइम मिनिस्टर मोदी के द्वारा दिया गया था। 69th सेशन था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का 2014 में। 2014 में इसका प्रपोजल रखा गया यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के सामने और फर्स्ट टाइम इसको मनाया गया 21 जून 2015 में। और अभी जो योगा डे मनाया गया, इस बार का जो योगा डे था, इसमें खास बात ये थी कि ये डिजिटल योगा डे था। मतलब लोगों ने घर से ही योगा डे मना लिया, एक दूसरे के साथ कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू कुछ ना कुछ करके मना लिया। अब देखो, इस ईयर की जो थीम थी वो क्या थी? वो थी योगा एट होम एंड योगा विद फैमिली। तो ये जो थी इस वर्ष की थीम थी योगा एट होम, योगा विद फैमिली। मोस्ट इंपॉर्टेंट है थीम। ठीक है, थीम आप याद रखिएगा। थीम आपसे पूछी जा सकती है इसकी थीम क्या थी, तो थीम आपको याद होगी तो काफ़ी हेल्पफुल आपके लिए होगा। और कब ये पहली बार मनाया गया, कब इसका प्रपोजल रखा गया, ये सब चीज़ें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं, इनको आपको याद रखना है। आपके लिए जो आज का क्वेश्चन है वो है ग्रेटर हिमालयन नेशनल पार्क स्प्रेड ओवर एन एरिया ऑफ। तो ग्रेटर हिमालयन नेशनल पार्क जो है वो कुल कितने क्षेत्र में फैला हुआ है? आपके पास 4 ऑप्शन दी गई हैं, अपना आंसर कमेंट करके जरूर बताएं।
So that's all for today. Thank you for watching the video.